So hello everyone, I'm Shruti Raj Lakshmi and I've secured rank 25 in UPSC CSE 2021. So I belong to Ranchi, Jharkhand. In fact, मेरा mostly preparation जो है वो वहीं पर हुआ है. मतलब I totally dependent on self study for preparation. So basically, I would not go into detail about the resources और books कौन सी पढ़नी है because I think वो पुराने toppers की strategy से मिल जाता है and I think sir ने बहुत exhaustively discuss भी कर दिया है. So I would only focus on those aspects जो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा different किया है and I think the whole talk will be a brief summary of my journey. So एक brief background मैं दे देती हूँ मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ. So I did my graduation in computer science and engineering. मेरा engineering background रहा है from IIT BHU वाराणसी. So अपने graduation के final year में उस time तक मेरी job लग चुकी थी. I started thinking कि मुझे थोड़ा UPSC के तरफ मतलब अपना time dedicate करना चाहिए. मुझे थोड़ा सा interest आया इसके तरफ. तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार एक अटेम्प्ट दे के देखते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन. मतलब मैं बता रही हूँ मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत जो है एक बार पढ़ी थी और स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ी और मैं पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में एग्जाम लिखने के लिए चली गई. तो अल्टीमेट रिजल्ट वही हुआ, मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ. तो दिस टॉट मी कि मतलब ऐसे मजाक का एग्जाम नहीं है, आई शुड बी कंप्लीटली सीरियस टूवर्ड्स इट. तो मैंने उस टाइम तक जॉब ज्वाइन कर ली थी अपनी. मेरी जॉब गोल्डमैन सैक्स में थी. तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि कैन आई मैनेज, मतलब मेरी पढ़ाई जो है जो मैं अगला अटेम्प्ट दूंगी, कैन आई मैनेज माई प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ माई जॉब. बट नहीं हो पाया मेरे से, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम था उधर, 12-12 घंटे वाला था तो नहीं हो पाया. सो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि पहला डिसीजन कि मैं 2020 वाला अटेम्प्ट नहीं दूंगी बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. मुझे पता नहीं है आंसर क्या होता है क्या नहीं होता है. तो और दूसरा डिसीजन दैट आई लीव माई जॉब. सो आई थिंक ऑन 31 जनवरी 2020 आई कम्प्लीटली मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो क्या किया मैंने, सबसे पहले ऐसे ही सारी जितने भी पुराने लाइक टॉपर्स आए हैं उनकी स्ट्रैटेजीज देखी बिकॉज आई हैड डिसाइडेड कि मैं जो है खुद से प्रिपेयर करूंगी. और उस टाइम एक्चुअली मेरे पास कोई डायरेक्ट गाइडेंस वाला भी कोई ऐसे फैमिली ये में नहीं था जिससे मैं डायरेक्टली ले सकूं. पर मुझे लगा कि उनके टॉक्स देखकर मुझे लगा कि मैं अकेले भी प्रिपेयर कर सकती हूँ. तो वही मैंने सारे जो भी बेसिक बुक लिस्ट होती है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम हो गई, NCERTs ज्योग्राफी के लिए, वो सारी निकाली एंड आई स्टार्टेड रीडिंग देम. अब मैंने क्या किया कि आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने नोट्स बनाए क्योंकि आई डोंट नो कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. हम लोग जनरली नोट्स नहीं बनाते कॉलेज में. तो मैंने नोट्स बनाना शुरू किया. सो आई यूज टू पिक अप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. मतलब मैंने पूरा प्लान आउट कर रखा था कि 1 महीने में आई विल ट्राई टू फिनिश दीज 2 सब्जेक्ट्स. तो मैं 2 सब्जेक्ट उठाती थी, उनके बेसिक बुक्स को एक बार जो है कर्सरी रीडिंग देती थी, जस्ट आई रेड इट लाइक अ नॉवल. और उसके बाद जो सेकेंड रीडिंग होता था उसके बेसिस पर मैं नोट्स बनाती थी क्योंकि मुझे लगा कि बाद में जब मैं शायद इन बुक्स को पढ़ने के लिए आऊँगी तो आई वुड नॉट गेट एनी टाइम फॉर रिविजन. तो अगर मैं फिर से बार बार उस बुक को पढ़ूंगी तो मैंने उन सबको एक नोट्स के फॉर्म में कंसोलिडेट कर लिया. अब नोट्स बनाने के बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू, क्योंकि मुझे देखना था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं. सो आई ज्वाइंड अ ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज. मतलब मैंने विजन का ही ज्वाइन किया था, तो प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी. उससे क्या होता था दैट आफ्टर अ मंथ जब मैंने दोनों सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए, आई वुड गिव द टेस्ट फॉर दैट. तो प्रीलिम्स का टेस्ट दे दिया, मेंस का टेस्ट दे दिया, तो लगा कि हाँ मतलब अगर मार्क्स ठीक ठाक आए या फिर जैसे भी आ रहे हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही चीज़ कर रहे हैं. तो ये मैंने किया और उसमें फिर ये भी पता चलता था कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो नहीं कवर किए हैं बिकॉज ऑफन स्पेशली प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं उससे बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है. तो दिस आई डिड फॉर द स्टैटिक सब्जेक्ट्स और आई थिंक ये 6-7 महीने मेरा चला पूरा GS प्रिपरेशन का. अब करेंट अफेयर्स में आई यूज्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड एवरनोट क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ऑफलाइन नोट्स बनाऊंगी देयर इज़ अ हाई चांस कि बहुत सारी चीज़ें बाद में रिपीट होने लगती है न्यूज़पेपर्स में. अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको भी पता चल रहा होगा.
तो इफ़ आई विल मेक ऑफलाइन नोट्स तो वो रजिस्टर्स ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और मेरे को फिर से उसको उठा के पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन एवरनोट में यू कैन एक्चुअली मेक कैटेगरीज। तो या तो आप उनके वो टैग्स यूज़ कर लो, दोज हु आर फेमिलियर विद द एप्लीकेशन। मैंने क्या किया था कि एक एक जो है पेज जो मेरा था उसमें मेंस के सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स डिवाइड कर लिए थे। फॉर एग्जांपल जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आता है, GS2 के का पार्ट है, तो एक पेज जो है मैंने मतलब ऐसे सिविल सोसाइटी का बना दिया। अब न्यूज़पेपर में अगर कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड छप जाएगी, मतलब मेरे बेसिक नोट्स प्रिपेयर्ड थे, मतलब जो गवर्नेंस में मैंने जैसे कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल, कोई भी कोचिंग का आप मटेरियल करके जो है बेसिक पॉइंट्स की एनजीओ क्या होता है, एनजीओ के बेनिफिट्स क्या है, एनजीओ में अभी प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब बेसिकली हर चीज़ का मेंस में ऐसे ही नोट्स बनाना है और वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये मेरे प्रिपेयर्ड थे। अब ओवर द टाइम मैं क्या करती थी कि सिविल सोसाइटी पर मान लो कोई एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया कि कोई एनजीओ ने कोई बहुत अच्छा काम रिसेंटली कर लिया, तो आई वुड नोट डाउन दैट एग्जाम्पल इन दैट पर्टिकुलर पेज। अब इससे क्या होता है कि जब फाइनली आपको मेंस के नोट्स लाइक रिवाइज करने हैं, आपके जो स्टैटिक पार्ट है उसमें जो आपने ऑनलाइन नोट्स बनाए हैं उसको वहाँ से उसको उसमें डाल लीजिए, तो फिर आप आंसर में जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आई डिड फॉर द पूरा मेंस का सिलेबस। तो इससे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हो गया और रिविजन में बहुत ज़्यादा आसान हुआ। प्रीलिम्स के लिए, बट ये प्रीलिम्स के लिए नहीं चलेगा और हमें प्रीलिम्स के भी नोट्स बनाने हैं। तो प्रीलिम्स के लिए अगेन मैंने वैसे ही कैटेगरीज बनाई थी, जैसे मेरे 4-5 ऐसे सब हेडिंग्स थे, जैसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, या फिर इम्पॉर्टेंट जो भी एनिमल्स न्यूज़ में चल रहे हैं, या फिर जो जनरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पास्ट ईयर से पता चल जाता है, या फिर मान लो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हो गए। तो हाँ, सो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हो गए, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती है। प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया। तो आई थिंक ऐसे मेरे 10-12 सब हेडिंग्स मैंने बना लिए थे। मतलब अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो यू विल गेट द थीम्स कि क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कैटेगरीज बना लीजिए, तो एक सिस्टमैटिक वे में जो है बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो ये मैंने एवरनोट पे किया, सो इससे मेरा मतलब करंट अफेयर्स बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हो गया। सो आई यूज टू रीड डेली करंट अफेयर्स, पर आप जैसे कंफर्टेबल हो, मंथली पढ़ना चाहे मंथली पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ना चाहे पढ़ चाहे, बट थोड़ा सिस्टमैटिक, बिकॉज वो बुकलेट्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाती है, जिनको समराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थोड़ा सा जैसे भी पढ़ रहे हैं, पर इस तरह से आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी सिस्टमैटिक हो जाएंगी, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। सो आई थिंक 6 to 7 months मैंने ऐसे किया। फिर आई स्टार्टेड सम फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग। तो एक तो मैं टेस्ट लिखती थी स्टैटिक वाले पार्ट पर, स्पेशली जो सेक्शनल टेस्ट आते थे, पर मुझे लगा कि करंट एस्पेक्ट पर मैं जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। सो आई टुक द हेल्प ऑफ जो डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स फ्री जो आती हैं, जो बहुत सारे साइट्स ऑफर करती हैं। कोई भी साइट जो आपको ठीक लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। बट उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब वो हर दिन 8 क्वेश्चंस रिलीज़ करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम सारे 8 लिखेंगे, ठीक है। उसमें अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखें, तो ऑफन बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इररेलेवेंट होते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस प्रॉब्ली मेंस में नहीं आएंगे, बिकॉज मेंस जो है मतलब उसी दिन जो हुआ उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछता है, बहुत ही बैकग्राउंड और बहुत ही मतलब आई वुड से कि किसी चीज़ का कंसोलिडेटेड पिक्चर मांगता है, रादर दैन कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन के एडिटोरियल ने क्या बोला है। एंड अब मैं उसमें क्या करती थी, सो आई हैव सीन सम पीपल, वहाँ पर वो क्या करते थे कि एडिटोरियल को अपने आंसर्स में छाप देते थे और वो उनका आंसर हो जाता था। बट दैट इज़ नॉट व्हाट एन आंसर शुड बी। आप पढ़ो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी एडिटोरियल से सारे पॉइंट्स उठाने, बिकॉज ऑफन मतलब एडिटोरियल क्वेश्चन सोच के नहीं लिखा गया था ना, तो यू हैव टू पिक अप सम अदर पॉइंट्स। तो आप अपना जो आपने स्टैटिक के नोट्स बनाए उसमें से भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ लुक फॉर दोज पॉइंट्स, और नहीं तो फिर आप उस एस्पेक्ट को गूगल कीजिए,
मतलब आई रिलाइड वेरी मच ऑन गूगल। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में और जो ऐसी बात हुई है जो पुराने भी रहे होंगे वो मिल जाता है। एंड दिस आई थिंक हार्डली टेक्स 10-15 मिनट्स। आपको पता है कि मतलब दिस इज काइंड ऑफ सम रिवर्स इंजीनियरिंग, आपको पता है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो अच्छी अच्छी कमेटी, अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स जो है वो तुरंत तुरंत आपको मिल जाते हैं। सो आई थिंक आई डिड दिस फॉर 3 मंथ्स। और इससे मेरा मतलब जो मेंस का मतलब ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर करोगे तो सारा पार्ट्स अच्छे से कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोज पार्ट्स ऑफ द सिलेबस जो मैंने छोड़ दिया था वो भी मेरा कवर हो गया, और थोड़ा सा मुझे आंसर राइटिंग का ये भी मिल गया। तो मतलब मैंने तो सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस पर डे लिखे थे, बट ये इंश्योर किया कि वो क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके लिखूं rather than blindly। स्टार्टिंग से ही मैंने मतलब आंसर्स लिखना शुरू नहीं कर दिया, बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट अ गुड आंसर इज। सो आई फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन। ये करने के बाद आई थिंक साइमल्टेनियसली मैंने, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, सो साइमल्टेनियसली मैंने एंथ्रोपोलॉजी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। किसी का है ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी? अच्छा, ओके, हाँ, सो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सो आई थिंक बुक लिस्ट सबको पता है, वही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो है पी नाथ रेफर करनी है या बी एम पांडे जो भी है, और दूसरा आई थिंक सोशल एंथ्रोपोलॉजी के, तो जो बुक लिस्ट है उसको यूज़ कीजिए। उसके बेसिक नोट्स जो है अपना बना लीजिए, जो बेसिक है। उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना होता है। नाउ हाउ टू डू वैल्यू एडिशन? सो एक तो आप जो है विवेक भास्मे या फिर अक्षत जैन यूज़ करके कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो कि थोड़ा इनोवेटिव तरीका है, दैट इज़ टू यूज़ रिसर्च पेपर्स। ठीक है, अब रिसर्च पेपर्स उठा के हमको मतलब पूरा ऐसे कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। हम लोग कुछ स्कॉलर्स के बारे में जानते हैं व्हेन वी आर रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी, तो उसको यूज़ करके हम अगर उन पर्टिकुलर स्कॉलर्स की रिसर्च पेपर को सर्च करेंगे तो हमको वो स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाएगा जो कि हम कहीं पर सब्सटैंशिएट कर पाएंगे। सो आई डिड दिस अ लॉट, स्पेशली मतलब जब प्रीलिम्स और मेंस के टाइम का पीरियड था, और पहले भी थोड़ा मैंने रिसर्च पेपर से ऐसे अपने नोट्स बनाए। मतलब यू कैन फॉलो एनी जर्नल, तो एक JSTOR करके जर्नल है, उसमें लाइक 100 आर्टिकल्स पर मंथ फ्री मिल जाते हैं, सो दैट यू कैन रेफर टू। अब आया प्रीलिम्स का समय, तो मैंने मॉक टेस्ट शुरू किए, और मेरे आई थिंक अभ्यास का ही मैंने दिया था, तो मेरे आई थिंक 60 या 70 नंबर आए पहले मॉक टेस्ट में। तो एंड दिस वाज आई थिंक 2 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स। तो मुझे लगा अब ये तो मतलब फिर से प्रीलिम्स में ही फेल हो जाएंगे, इस बार तो इतना प्रिपेयर किया था उसके बाद ये हाल है। तब मुझे लगा कि थोड़ा वी हैव टू प्रैक्टिस। मतलब मैंने सिर्फ सेक्शनल वाले टेस्ट प्रीलिम्स के ज़्यादा दिए थे, सो मैंने क्या किया, आई यूज टू सॉल्व 1 टेस्ट पेपर एवरी डे, और उसको मैं एनालाइज करती थी। दिस वाज डन, मतलब 1.5 महीने पहले प्रीलिम्स के एक टेस्ट पेपर हर दिन उठा के उसको प्रॉपर टाइम लिमिट्स में सॉल्व करो, उसको पूरा एनालाइज करो, अपने नोट्स में जो भी तुमने सीखा उसको डालो। नोट्स में जो डालना है यू कैन डू इट अंडर वही कैटेगरीज बना के जो है आप उसमें उसी में उसको डाल दो, और उसको रिवाइज करते रहो। तो एक चीज़ इससे क्या हुई कि मतलब प्रीलिम्स से पहले मेरा थोड़ा फियर जो है वो बहुत कम गया था, मतलब क्योंकि मेरे लास्ट के मॉक टेस्ट में बहुत मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो ऐसे प्रीलिम्स इस बार का 2021 में थोड़ा सा डाइसी था, वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, पर सिंस मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करके रखा था तो मुझे लगा कि इसमें शायद हो जाएगा। तो दिस रिजल्टेड कि मतलब मेरा मतलब लाइक प्रीलिम्स में 109 मार्क्स आया था, तो विच वॉज रिसेंटली इनफ, मतलब ऊपर था कट ऑफ से। तो एक ऐसा होता है कि एक एज मिल जाने के बाद आप मेंस का प्रेपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैंने प्रीलिम्स तक किया। अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सबसे पहले एसे की बात आई। सो ऐसे मैंने कुछ नहीं किया था, आई हैड नॉट इवन प्रिपेयर्ड एनी नोट्स की, मतलब लोग पहले बोलते हैं ना कि जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेना ऐसे के लिए, तो ये प्लीज़ कर लेना, मतलब दिस इज़, हाँ मैंने नहीं किया था। सो मैंने जाकर लोगों की स्ट्रैटेजीज पढ़ना शुरू किया। सो आई फाउंड कि सब लोग जो है एक कॉमन स्ट्रैटेजी जो हर जगह देते हैं, एक तो फिलोसफिकल एसेस के लिए स्पेशली कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और वो वाला फॉर्मेट में एक ऐसे लिखो। आई डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल विथ इट, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा ऐसे मैकेनिकल हो जाता है, ऐसे में थोड़ा एक्सप्रेशन चाहिए, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से लिखना आना चाहिए। बट सिंस सब करते थे तो मैंने अपने पहले 2 ऐसे वैसे ही लिखे। तो उसमें मेरे को एक बहुत अच्छा फीडबैक आया कि आप जब इस तरह से लिख रहे हो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो आप अपने ऐसे को एक एग्जाम्पल बेस्ड ऐसे बना रहे हो।
इट मीन्स मैंने बस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए 4-5 हर एक डायमेंशन का एग्जाम्पल दे दिया है, बट ऐसे शुड बी अबाउट योर ओन आइडियाज, इट शुड बी अबाउट योर ओन आर्ग्यूमेंट्स, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आई टुक अ रिस्क, तीसरे ये से मैंने सोचा आई विल राइट माई ओन आइडियाज बट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। मतलब आधे घंटे आई यूज टू मतलब अच्छे से मैं पॉइंट्स बनाती थी कि स्पेशली फिलोसफिकल एसेज में कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, क्या है। जैसे मेरा जो फाइनल ऐसे आया था वहाँ पर मैंने भी वो वांटलेसनेस वाला एक ऐसे लिखा था, तो उसमें आई ट्राई टू जस्टिफाई थ्रू मतलब 4-5 पैराग्राफ्स में 4-5 पॉइंट्स कवर किए कि क्यों जो है वांटलेसनेस इज यूटोपिया। ठीक है, कि इंसान को बचपन से ही जो है नीड्स के पीछे भागना मतलब सिखाया जाता है, सो ओवरऑल व्हेन ही ग्रोज अप, तो एक इनोवेटिव स्टाइल था बिकॉज लोग जनरली आई सी कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ये पे भागते हैं। तो मेरा जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा आने लगा, तो पीपल सेड कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इवन जो एक सेकंड ऐसे था वो रिसर्च वाला था, रिसर्च इज अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज, समथिंग ऐसा था। तो आई रिमेंबर मैंने 4-5 पैराग्राफ्स मतलब रादर देन जस्ट राइटिंग व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज नॉलेज और फिर रिसर्च का डाउनसाइड, ये सब तो ठीक है, पर मैंने 4-5 पैराग्राफ्स आई रिमेंबर ये जस्टिफाई किया था कि व्हाई इज रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज बाय एक्चुअली ड्रॉइंग एन एनालॉजी बिटवीन द टू। तो वो थोड़ा इनोवेटिव लगता है, मतलब कि हाँ एक तो आपने टॉपिक को जस्टिफाई किया और उस तरह से शायद बहुत कम लोग लिख सकते हैं, एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो दिस रिजल्टेड कि मतलब मेरे ऐसे में आई थिंक 140 मार्क्स आए थे, विच इज़ लाइक इस साल के हिसाब से अच्छे मार्क्स हैं। फिर अबाउट जीएस, जीएस में मैंने आंसर राइटिंग जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करना था, सो उसमें मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर का फ्रेमवर्क तो मेरा पहले ही डिसाइड हो गया था कि मुझे कैसे लिखना है। आई विल नॉट गो इनटू कि कैसे, आई थिंक मोस्टली यू आर क्लियर कि एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। बॉडी में जनरली क्वेश्चंस के 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं 5-6। तो ये मैंने बस मेरी राइटिंग स्पीड सिंस बहुत ज़्यादा स्लो थी, मुझे इतना ज़्यादा लिखने की कभी आदत नहीं थी, सो आई रोट मतलब अराउंड आराम से 40-50 टेस्ट मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखे हैं, एंड दिस यूज्ड टू बी विद इन टाइम लिमिट्स। आई यूज टू कम हियर, आई रिमेंबर, और 3 घंटे जो है मैं सुबह के और 3 घंटे शाम में प्रॉपर मेंस ये में मैं लिखती थी, उसके बाद 2 दिन बाद आके फिर से लिखती थी। तो ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाता है, अपने हिसाब से मतलब रीओरिएंट कर लेना, क्योंकि मेरा जो है राइटिंग स्पीड एक बहुत बड़ा इशू था, मेरे से नहीं लिखा जाता था उतने कम टाइम में। तो मैंने ये किया एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प मी इन एटलीस्ट कंप्लीटिंग द पेपर। सो इसी चीज़ पर टाइम मैनेजमेंट भी आंसर राइटिंग में अभी बोल देती हूँ। तो ऐसा है कि लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट आवर में लाइक 6 क्वेश्चंस करना है, फिर सेकंड में 7 क्वेश्चंस, फिर 7 क्वेश्चंस लास्ट आवर में। ये मेरे से कभी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब 6-6-7 जो भी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए एक नया स्ट्रैटेजी डिवाइस किया जो मेरे से हो पा रहा था। आई फिगर्ड कि अगर मैं पहले 2 घंटे में आई एम एबल टू समहाउ फिनिश द 15 मार्कर्स, मैं 1 घंटे में किसी तरह एवरेज कंटेंट के हिसाब से 10 मार्कर्स लिख लूंगी। तो ऑब्वियसली इससे मेरे 10 मार्कर्स कॉम्प्रोमाइज होते थे, बट सिंस मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आई स्टक विथ इट। और फाइनल पेपर में भी वही हुआ, मतलब GS 1, 2, 3 में पहले 2 घंटे में आई वॉज एबल टू डू द 15 मार्कर्स, और लास्ट के आवर में मतलब किसी तरह घिसपटा के 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट डिवाइस करना है, डू नॉट गो ब्लाइंडली बिहाइंड अ स्ट्रैटेजी। मतलब अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से लिख लोगे तो हो सकता है थोड़ा मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा। और आंसर राइटिंग के लिए आई थिंक GS में मैंने इतना ही किया। और अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं प्रीलिम्स के रिगार्ड्स में बोलना भूल गई थी। प्रीलिम्स में ना प्लीज़ फोकस ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, वो एक तरीके से बाइबल है प्रीलिम्स के लिए। इफ़ यू काइंड ऑफ स्टार्ट सॉल्विंग पिछले 20 साल के पेपर्स, आप देखोगे बहुत सारे थीम्स रिपीट होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रिपीट होते हैं। सो मतलब अगर कोई पिछली बार कोई क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो इरेलीवेंट सा था या जो भी था, हो सकता है वो इस बार क्वेश्चन बन के आ जाएगा, या फिर इट विल कम आउट एज अ डिफरेंट पॉइंट जो कि थोड़ा बहुत एलिमिनेशन में मदद करता है। बट अभी रिसेंटली मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे थोड़ा एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है, पर दिस इज समथिंग वी नीड टू डू। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इनफैक्ट प्रीलिम्स के 10-12 दिन पहले एक तो एनालिसिस पहले ही हो जानी चाहिए, और 10-12 दिन पहले प्लीज सॉल्व दोज क्वेश्चंस प्रॉपर एग्जाम मोड में। उससे
you get in the hang of मतलब writing, you get in the UPSC zone. UPSC ऑप्शंस कैसे सेट करता है, UPSC कौन से थीम्स पे क्वेश्चंस पूछता है, तो ये जो है लास्ट के 10-12 दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया. कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली रिपीटेड आए थे. तो हाँ, बैक टू द मेंस का प्रेपरेशन. एथिक्स की मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की थी, और एथिक्स के लिए आई थिंक वो एक हाँ लेक्सिकॉन बुक आती है और एक जी सुब्बाराव बुक आती है, मैंने दोनों खरीद ली, ठीक है, पर ये नहीं करना है. क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया कि ये क्यों, मतलब ऐसे क्यों ये कर रहे हैं. तो मैंने किसी तरह लेक्सिकॉन का एक बेसिक होता है कि बेसिक जस्ट जान लेते हैं कि सिलेबस के बारे में मेरे को 1-2 लाइन की का आइडिया है, वो मैंने प्रिपेयर कर लिया. और उसके बाद मैं अपने थॉट्स, अपने एग्जाम्पल्स, वो सब पे ज़्यादा फोकस करती थी एथिक्स में, कि थोड़ा डिफरेंट लगे. पर आई थिंक व्हाट आई डिड नॉट डू इज प्रैक्टिस इनफ. मतलब एथिक्स के मैंने बहुत कम पेपर्स लिखे थे, एंड दैट शोड इन दी एग्जाम, जहाँ पर मेरे को लास्ट के 5 मिनट में आई रिमेंबर आई हैड टू राइट 5 क्वेश्चंस. और वो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया. इट रिजल्टेड इन अ सब ऑप्टिमम स्कोर. मतलब एथिक्स में लोगों के बहुत अच्छे आए हैं, आई गॉट ओनली 100. सो प्लीज़ मतलब इसका अच्छे से एथिक्स के आंसर्स का, कि कितना सेक्शन ए को टाइम देना है, कितना सेक्शन बी को टाइम देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज बहुत नुकसान हो जाता है. और एथिक्स इज़ द प्लेस जहाँ पर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. टॉपर के 139 मार्क्स आए हैं. सो दैट इज द प्लेस जहाँ पर आपका मैक्सिमम लोगों से डिफरेंस क्रिएट होता है. सो प्लीज प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली, और अच्छे एग्जाम्पल्स वगैरह वो सब प्रिपेयर करना है, पर मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देना है एथिक्स का. और जीएस बता दिया. जीएस में वही बात है कि ट्राई टू यूज, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड सिंस बहुत ही स्लो थी, तो मैं फ्लो चार्ट्स, मैप्स, ये सब आराम से यूज करती थी. क्योंकि वो थोड़ा जल्दी कंटेंट कवर हो जाता है. सो अगर आपको पैराग्राफ में कंफर्टेबल है तो आप पैराग्राफ लिखो. अगर आपको नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत कम पड़ रहा है, तो फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है. देखने में भी अच्छा लग जाता है थोड़ा, और पेपर थोड़ा जल्दी हो जाता है. सो और तो फिर जीएस के रिगार्ड्स में आई थिंक बेसिक फ्रेमवर्क सबको क्लियर है. इंट्रोडक्शन में क्या करना है, कंक्लूजन में ट्राई टू बी अ बिट इनोवेटिव, कि उसका भी एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बना लेना है. मतलब यूजुअली सभी ऐसे लिखते हैं, बट जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम आ गई उसके रिगार्ड्स में, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कुछ कमिटी ने बोल दिया था, या फिर कोई रिपोर्ट ऐसा कुछ बोल के गई थी, तो ट्राई टू पुट समथिंग लाइक दैट इन द कंक्लूजन रादर देन उसको एक जेनरिक कंक्लूजन बनाने में. मतलब ऐसे बहुत मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती इंसर्ट किया गया है, बट वो एक होने से थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है. एंड ऑल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो भी आप अलग अलग एस्पेक्ट्स बॉडी में भी कवर कर रहे हो, उसमें ट्राई टू, मतलब अब कहीं कहीं पर नहीं हो पाता तो वहां पे बकवास नहीं करिए, दोस पॉइंट्स शुड बी रेलेवेंट, ठीक है, पर ट्राई टू राइट 5-6 पॉइंट्स हर एक एस्पेक्ट्स पे कवर करने के लिए. और अब ऐसा नहीं करना है कि, क्योंकि मैंने देखा है लोग पॉइंट्स कवर करने के चक्कर में बातें रिपीट करने लगते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है. दोस पॉइंट्स शुड बी कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड, अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करेंगे. आप प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा लिखना, पर मैक्सिमम पॉइंट्स. क्योंकि अगर हम सिर्फ 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे तो वही एवरेज वाली बात हो जाएगी. हमारा मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं होगा, तो हमें शायद मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, उस हिसाब से पॉइंट्स होना चाहिए. ये तो मैंने पूरा आंसर राइटिंग के लिए किया. आई थिंक एथिक्स भी मैंने बता दिया. अब ऑप्शनल में आंसर राइटिंग क्या करना है. सो स्पेसिफिक, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजी. आई हैड नॉट डन एनी काइंड ऑफ आंसर राइटिंग बिफोर. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही मेरा आंसर राइटिंग शुरू हुआ. सो मैंने सिंस कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने 10 टेस्ट वाली एक सीरीज आती है वो ज्वाइन कर ली. और एंथ्रोपोलॉजी जो भी पढ़ रहे हैं, आई थिंक ये तो रियलाइज हो गया होगा कि देयर इज अ लॉट टू मेमोराइज इन सर्टेन एस्पेक्ट, स्पेशली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में. पर उसमें डायग्राम्स भी होते हैं, उसमें याद करना होता है, और वो अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर याद नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है. सो वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट भी होता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कंपेयर टू बाकी सारा पार्ट्स. सो प्लीज़ फोकस ऑन आंसर राइटिंग बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. अगर आपने पहले से कर रखा है देन इट्स फाइन, बट अगर नहीं किया तो मैक्सिमम टेस्ट लिखिए. 10 टेस्ट मैंने पूरे लिखे, और उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद हो गई, जिसके कारण मतलब आई वॉज एबल टू डू रीजनेबली वेल इन दोज पेपर्स. और हाँ,
एंड कभी कभी ये जो 10 टेस्ट मैंने 10 टेस्ट लिखे, आई फाउंड कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव थे, मतलब जो क्वालिटी थी क्वेश्चंस की, ऑफन क्या होता था कि चौथे टेस्ट में, 5वें टेस्ट में जो लिखा वही 9वें 10वें टेस्ट में फिर वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे मेरे को लगा कि मेरे को तो प्रैक्टिस हर टॉपिक पे नहीं हुआ, आई कैन नॉट से कि यही टॉपिक आएगा फाइनल एग्जाम में। तो मैंने क्या किया कि ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन पे जो है घर पर ही लिखना स्टार्ट कर दिया। आई यूज टू पिक अप सम 5-6 क्वेश्चंस, उसको जो है बैठ के मैं हर दिन जो है लिखती थी। सो इससे मेरा वो पार्ट्स भी कवर हो गया जो कि मैंने अच्छे से कवर नहीं किया था। और आजकल थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कुछ 4-5 ऐसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं जो कि आपके ना तो सिलेबस में डायरेक्टली मतलब मेंशन्ड है एज अ सब हेडिंग, और ना ही पुराने पास्ट ईयर में कहीं भी आए हैं। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बट ट्राई टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब जो भी हमने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ा है उसी को हम चाहे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस हैज़ टू बी डन। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और ये तभी आएगा व्हेन यू विल राइट आंसर्स। मतलब मेरे को जीएस और ऑप्शनल के जो आंसर राइटिंग है उसमें यही मेरा आउटकम निकला कि मैं अपने कंटेंट को इफेक्टिवली यूज़ करना सीख गई। सो ऑफन होता है कि हम लोग कोई चीज़ किसी दूसरे सब हेडिंग में पढ़ते हैं, पर आंसर उसको जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो वहाँ पर बैठ जाएगा। सो प्लीज़ भी मतलब वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी मतलब अच्छे से कंटेंट को यूज़ करना सीख जाओगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये आई थिंक मेरा प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पूरा शेड्यूल था, और इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। एंड उसके बाद तो आई थिंक मेंस में 1-2-3 क्वेश्चंस और ऐसे आते हैं जो कि सबको नहीं पता होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे सर ने बताया था ब्लू एलईडी वाला क्वेश्चन था, वो किसी को नहीं आता था, ठीक है। सो नोबडी विल टेक एन एज ओवर दैट क्वेश्चन। तो ये हमें इंश्योर करना है कि जो बाकी जो आंसर आसान क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखें दैट वी आर एबल टू टेक एन एज ओवर दी अदर्स, या फिर वहाँ पर हम कोई पॉइंट जो बहुत ईजी पॉइंट है उसको छोड़ ना दें। और ये कब होगा? व्हेन वी विल फोकस ऑन रिविजन। तो मेंस के लास्ट के 10 दिन पहले मैंने सारा टेस्ट लिखना छोड़ दिया। आई फोकस्ड ऑन कि जितने भी मेरे नोट्स हैं, जो भी मैंने बनाया है, उसको मैं अच्छे से रिवाइज करूं। और ऐसा भी होता है कि जो आपने पहले स्टैटिक के नोट्स बनाए होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उसको छोटा करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बल्कि हैं। उतना बैठ के फिर से आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। तो आपके जो प्रॉब्ली एक लाइन वाले जो नोट्स हैं वो अब एक वर्ड के हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव स्टडीड देम ओवर द इयर्स ना, मतलब तो आपको पता है कि वो क्या है, तो एक पॉइंट भी देखने से आपको याद आ जाएगा। तो फोकस ऑन रिवाइजिंग दो सब हेडिंग्स, दोज पॉइंट, मतलब दोज 1 लाइन पॉइंट्स, तो उससे रिविजन थोड़ा जल्दी हो जाता है। सो दिस इज रेलिवेंट फॉर 10-15 डेज पहले, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है अगर आप उसको लिख ही नहीं पाओगे तो फिर वहां पर मार्क्स नहीं आएगा। सो आई थिंक दिस मतलब दिस हैपन्स टू एवरीवन। हम लोगों ने जितना पूरा पढ़ा होता है एक साल में, हम उतना तो नहीं लिख पाते हैं वहाँ पर, बट यू हैव टू मैक्सिमाइज कि एटलीस्ट मेरे पास जो मैक्सिमम कंटेंट है वो मैं वहाँ पर जाके यूज़ कर सकूँ। तो ये आई थिंक मेरा पूरा प्रेपरेशन था मेंस तक का। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आई वुड नॉट ऐसे मेरा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, बस डैफ जो है अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। डैफ में द प्लेसेस वेयर यू हैव लिव्ड, जहाँ पर आपने मतलब जहाँ पे अगर आपकी कोई जॉब रही है तो उसके बारे में जॉब प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर वही जो बेसिक एचआर क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई डू यू वांट टू कम हियर, ये सब पे मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। और हॉबीज़, तो हॉबीज़ में जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग की मतलब 2-3 हॉबीज़ हम लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा कि हम 2-3 चीज़ें करते हैं। अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपके पास 2 हॉबी से करने का ज़्यादा टाइम होगा डेली बेसिस पर। सो उतना सामने वाले को पता चल जाता है। सो प्लीज़ डोंट राइट 3-4 हॉबीज़ ऐसे आप लिख कर आगे कि ये भी मेरी हॉबी है, ये भी हॉबी है। उससे सामने वाले को पता चल जाएगा। एंड प्लस यू विल नॉट बी एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस, क्योंकि दिन भर अगर आप हॉबी ही कर रहे हो तो आप प्रिपेयर कब कर रहे हो, तो मतलब उससे पता चल जाता है। और ये तो अगर आपको एक ही हॉबी है बट यू आर श्योर कि आप इस पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस ओवर ईयर्स, तो
आप एक ही हॉबी लिखो, ठीक है। और हॉबीज ऐसे कोई रैंडम चीजें नहीं बनानी है, मतलब हॉबी जैसी हॉबी होनी चाहिए, ये नहीं कि इंटरैक्टिंग विथ पीपल। आई मीन आई डोंट थिंक दिस इज अ हॉबी। आई हैव हर्ड पीपल राइट सम काइंड, ऐसे लिखते हैं कभी कभी। तो एक जेन्युइन हॉबी होनी चाहिए, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई रीडिंग से रिलेटेड होना हो सकता है, किसी को पेंटिंग पसंद हो सकता है। एक ही हॉबी लिखो, बट उससे वेल प्रिपेयर्ड रहो। और मॉक इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मेरी सारी प्रेपरेशन घर में बंद होके हुई थी। आई थिंक प्रीलिम्स मेंस के बीच में मैं दिल्ली आई, बट मैं सिर्फ टेस्ट लिखने के लिए आती थी, अदरवाइज मैं अपने जो भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पर रहती थी। तो मुझे मतलब इतने दिन में बोलने की आदत मेरी चली गई थी। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग विथ पीपल। सो इसीलिए मैंने ऑल्दो मेरा सेकेंड डे ऑफ मतलब रिजल्ट आया, उसके 10 दिन बाद ही इंटरव्यू था मेरा, बट स्टिल आई गेव सम 5-6 मॉक्स की दैट आई एम कंफर्टेबल स्पीकिंग, कि ऐसा ना लगे कि मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। सो उससे यही हुआ कि एक मतलब एवरेज टाइप का मार्क्स मेरे को इंटरव्यू में आ गया। फाइनल इंटरव्यू बहुत ही डिफरेंट होता है मॉक्स के कंपैरिजन में। मॉक्स में थोड़ी ग्रिलिंग होती है, बहुत डराते धमकाते हैं। दैट डज नॉट हैपन इन द फाइनल इंटरव्यू। बहुत कॉर्डियल है, इतना कॉर्डियल बोर्ड होता है कि कभी कभी पता भी नहीं चलता कि इंटरव्यू कैसा हुआ है, क्योंकि सब तो आपने बता दिया, वो लोग उन लोगों ने भी सब सर हिला दिया, पर फिर जब मार्क्स आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब आई थिंक जब मैं इंटरव्यू बाहर निकली तो किसी का भी इंटरव्यू खराब नहीं हुआ था उस दिन, सबका इंटरव्यू अच्छा हुआ था। तो हाँ, सो ठीक है, इंटरव्यू इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि हमें इसे इग्नोर करना है, बट डोंट बी डिपेंडेंट एंटायरली ऑन इंटरव्यू, क्योंकि मेंस का वेटेज ज्यादा है, मेंस के लिए अच्छे से मेहनत करनी है, पर इंटरव्यू के लिए भी करनी है, पर ये सोच के नहीं जाना कि मेरा इंटरव्यू के कारण ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो पढ़ाई वाली बातें हो गई। सो आई वुड नाउ फोकस ऑन सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, कि कैसे आप सस्टेन करते हो अपने आप को। तो मेरी जैसे प्रेपरेशन लाइक फेब में शुरू हुई थी। उस टाइम पर मैं जॉब छोड़ के आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सबका मैंने स्ट्रैटेजी सुना, मैंने सुना सब घर से कर रहे हैं, कुछ घर से करके कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि वाह, ये तो आई विल ऑल्सो फॉलो द सेम बुक्स और हो जाएगा। फिर एक फेज आया 4-5 महीने बाद, 5-6 महीने बाद, बिकॉज सिर्फ बुक्स पढ़ रहे थे, बुक्स का टेस्ट दे रहे थे, तो फिर मेरे को लगा कि अब मतलब इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मतलब थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया कि मतलब ये शायद मतलब दिस एग्जाम इज नॉट मेंट फॉर मी, क्योंकि कभी कभी मेरे से जो भी मैंने हाफ हार्टेड आंसर्स जो लिखना शुरू किया था, मेरे से टाइम लिमिट में नहीं हो रहा था, या मेरे आंसर्स बहुत खराब जा रहे थे, या प्रीलिम्स के मॉक में क्योंकि जब एक्चुअल मॉक स्टार्ट होता है, जब वो फुल लेंथ टेस्ट शुरू होते हैं, सेक्शनल में सबके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब फुल लेंथ होता है तब फिर मार्क्स नहीं आते। और कभी कभी मुझे ये लगता था कि ये सब्जेक्ट खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स तो वो भी एक कहानी होती है, मैंने 1 महीने का प्लान दिया है, यहाँ 2 महीने में चीज़ खत्म ही नहीं हुई है। ये सब होगा, दिस इज़ नॉर्मल, मतलब कि उससे मतलब स्पेशली मेरे ऑप्शनल में ये मेरे साथ हुआ कि मेरे को लगा ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब हाउ विल आई, मतलब ऐसा नहीं है कि आई गॉट बोर्ड ऑफ द ऑप्शनल, आई वाज लाइक कि मेरे 4 महीने का प्लान था, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, मतलब आई एम ड्रैगिंग, तो मैं प्रीलिम्स का कब तैयारी करूँगी। तो ये सब होगा, इट्स फाइन, हमको अपना जो भी टाइम मिला है उसको ऑप्टिमम यूजेज करना है, एक शेड्यूल में चलना है। इवन इफ यू आर लाइक, आई थिंक सबके कुछ ना कुछ डेली टारगेट्स होते होंगे, सब वैसे ही काम करते होंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे ही बिट्स में काम कर पाते हैं। तो आई इंश्योर्ड कि मैं उतना आगे का ना सोचूं, मैंने अपने डेली टारगेट्स बनाए थे और एक फिक्स शेड्यूल बना लिया था कि सुबह में आई विल वेक अप एट 5, और मेरे को खुद को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता था, ठीक है, मतलब मेरे को एकदम मन नहीं करता था जाके पढ़ने का, बट आई यूज़ टू फोर्स माई सेल्फ, जाके मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, 40 मिनट का जो भी है टाइम था उसमें पढ़ती थी, डेली करंट अफेयर्स बना के उनके जो भी नोट्स रेलेवेंट है वो बनाए। उसके बाद आई हैड सम फिक्स शेड्यूल की 3 घंटे जो है मैं पॉलिटी पढ़ूंगी, 3 घंटे जो है जो भी उस समय सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी पढ़ूंगी, शाम को मैं आंसर राइटिंग करूंगी, और लास्ट का जो 2 घंटा है मैं रिवाइज करूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। सो कंप्लीटली एडहियर नहीं हो पाता था, बट आई इंश्योर्ड कि मतलब 70 to 80% में ये काम कर रही हूँ। एंड दिस वॉज समथिंग, जब मैंने देखा कि आई वॉज एबल टू डू इट, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स बन गया, क्योंकि आई वॉज नेवर एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बिफोर, कभी भी मैंने इतना ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई काम ही नहीं किया है, तो मुझे मतलब अमेजमेंट होती थी कि मैं इतना इतने अच्छे से काम कैसे हो पा रहा है, मतलब इतने टाइम लिमिट्स में कैसे सब कुछ मैं कर पा रही हूँ।
सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और जो 11 से 5 वाला शेड्यूल मेरा बन गया कि मैं 11 बजे सोऊंगी, सुबह 5 बजे उठूंगी, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, वो भी मीट हो जाता था। तो मुझे लगता था कि मतलब फाइनली मतलब आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, सब कुछ मेरा अच्छे से हो रहा है। सो वो जो फेज आया था वो उसके साथ खत्म हो गया। व्हेन आई वाज एबल टू मीट दीज टारगेट, सारा कुछ मैं ऑर्गेनाइजेशन में करने लगी। तो उस टाइम पर जस्ट फोकस ऑन कि आपने अभी तक कितना कुछ सीख लिया है। मतलब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक 5-6 मंथ्स के बाद ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली मेरे जैसे लोग जो शेल में रहते थे, जिनको कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया क्या है, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि ये तो मैंने कितना कुछ जान लिया, मैंने कितना कुछ सीख लिया, आई एम सच ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बिफोर। सो अगर मैं और मतलब मेहनत करूंगी तो आई प्रोबेबली चेंज इनटू समबडी न्यू। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मतलब ये तो पूरा सेल्फ मोटिवेशन का हुआ, खुद को कैसे करना है। बी डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, ठीक है। मतलब मेरे लिए फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट थी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा व्हाट्सएप भी अभी एक रिजल्ट आया उस दिन फिर से चालू हुआ है। तो हाँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी सोशल मीडिया पे। मुझे लगा कि सिंस मेरे सर्कल में कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि बाकी सारे लोग माइट बी अ बिट मतलब सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं, पर अगर मैं कभी भी बात कर लूंगी तो मुझे लगेगा कि अरे ये तो मतलब अलग लाइफ जी रहे हैं और मुझे मतलब पढ़ना पड़ रहा है। सो मैंने सब डिलीट कर दिया था। सो आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। सो इसके लिए मेरे दादाजी बहुत अच्छा काम करते थे। वो पता नहीं उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस यूपीएससी प्रिपरेशन की देखनी शुरू कर दी थी, एंड ही यूज्ड टू से मतलब ऐसे मजाक में कि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये मैंने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। तो एक वो मतलब एक बहुत लाइट सा ये हो जाता था। तो मैं भी उनको जो जो बहन पढ़ती थी वो उनको बताती थी, तो उनको भी अच्छा लगता था। सो दिस यूज्ड टू बी अ कॉन्वर्जेशन। नहीं तो मैं अपने मम्मी पापा या फिर बहन है उनके साथ बैठकर जो है कुछ भी ऐसे भी रैंडम बातें कर लिया, या फिर कभी कभी जो है मेरे को कुछ नहीं समझ आया तो आई वेंट फॉर रनिंग, आई वेंट फॉर वॉकिंग। इस तरह का मतलब फिटनेस वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान देना है ड्यूरिंग प्रेपरेशन। उससे कुछ नहीं होता, उससे थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्रेशनेस के साथ पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है। तो ये सब मेरा मतलब मोटिवेशन का सोर्स रहा था। एंड लास्टली मतलब आई थिंक इतना काफ़ी था। लास्टली आई वुड से कि प्लीज़ कभी भी ऐसा लगे ना, मतलब ये बहुत बार ऐसा आएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं हो सकता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं अपने लिए ही काइंड ऑफ नोट्स बनाती थी कि नहीं इतना कुछ हमने सीख लिया है, वी विल मतलब मैं अपना जो भी ड्रीम है या जो भी है वो रैंक जो है मैं अचीव करके दिखाऊंगी। सो ये सब थोड़ा आइडियलिस्टिक बचकाना लगता है कि आई वॉन्ट एन अंडर 10 रैंक या फिर इस तरह का कोई भी मतलब बोर्ड पे ये करना, बट ये बहुत हेल्प करता है। मतलब उससे आपको ना अपने आप पर भरोसा रहता है। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो प्लीज़ हैव फेथ इन योरसेल्व्स कि जब हमने इतना अच्छे से अभी तक पढ़ा है तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, ज़रूर होगा, ठीक है। सो इनफैक्ट आई रिमेंबर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने अपने एक नोटिस बोर्ड पर एक मतलब एक पेपर साट दिया था। उस पे लिखा था कि इस बार पढ़ लो, नहीं तो फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस बचकाना है बट इट हेल्प्स। जब आप पढ़ रहे हो आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं पढ़ लो, नहीं तो फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा या जो भी होगा। इनफैक्ट आई थिंक रिजल्ट आया तो मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि 5 दिन पहले मतलब 5 दिन बाद जो प्रीलिम्स है वो मेरे को नहीं देना पड़ेगा। मतलब बाकी सब तो बाद में रियलाइज हुआ, अभी भी रियलाइज नहीं हुआ है। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है तो सही में मतलब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ना तो पहले मेंस दिया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या सामने वाला कैसे परसीव करेगा मेरे पेपर को। बट आई हैड फेथ कि मैंने बहुत मेहनत की है तो द रिजल्ट शुड बी समथिंग गुड। सो मैंने किया एंड थैंकफुली इट वाज गुड। सो थैंक यू एवरीवन।